Friends and everyone, this is Sagar Bansal and welcome to Jigyasa classes, that is the Sagar Bansal's education network. With this video, we will start our first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equation for class 10. हम लोग class 10 के लिए अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का chemical reactions and equation स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएं. ये चैनल क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की साइंस, मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराएगा. तो अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो नीडी हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर सेंड कीजिए ताकि सबको बेटर और क्वालिटी नॉलेज मिल पाए. आप हमारे टेलीग्राम चैनल सागर बंसल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाली पीडीएफ्स और सारे नोट्स आप तक डायरेक्टली पहुंच पाए, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के हो चाहे वो आपके मैनुअल नोट्स हो. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. स्टूडेंट्स आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके सामने है. केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस का मतलब है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो उनसे कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. आप दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाएंगे तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. सिर्फ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है. क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी एटम्स अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ. नाउ जिन चीजों को मिलाते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स. क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और जो चीज आपकी बनती है उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स. क्या बोलते हैं बच्चे लोग? प्रोडक्ट्स. जैसे कि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ऑक्सीजन में, जैसे कि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ऑक्सीजन में तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा ब्लैक कलर का. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है बच्चे लोग. अब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे एयर में, उससे पहले उसे रिमूव कर, उससे पहले जो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जैसे बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर, उसे सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ेगा. अदरवाइज आपका जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न नहीं हो पाएगा या बोले तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा. नाउ मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता ही चुका हूं. इस वाले रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो एरो के इधर वाले होंगे यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट होंगे वो एरो के इस साइड वाले होंगे यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, MgO. what are the characteristics of chemical reaction? तो there are the 5 or 6 characteristics of the chemical reaction. उसमें सबसे पहले आपका evolution of gas, यानी एक chemical reaction के दौरान गैस निकलती है. जैसे कि आपने एक रिएक्शन लिखी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो इस रिएक्शन में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है. ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है बच्चे लोग, ये एरो ऊपर की तरफ को एरो है, इसका मतलब है गैस इवोल्व हो रही है. तो जो भी जहां भी आपको ऐसा एरो दिखाई दे तो उसका मतलब समझ जाना इवोल्यूशन ऑफ गैस है. नाउ द सेकंड वन चेंज इन कलर, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लिख के दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका जो कलर होगा सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है ऐड करने के बाद ऑरेंज से ग्रीन में. ठीक है बच्चे लोग. नाउ नेक्स्ट चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, एक केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज हो जाती है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड. जस्ट लाइक द कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स. आपको पता है आप मोम जलाते हैं तो मोम में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन और द चेंज इन स्टेट. राइट. नाउ द चेंज इन टेम्परेचर, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है. जैसे आपको पता है क्विकलाइन. क्विकलाइन क्या होता है आपको पता है, चूना, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यानी कि स्लेक लाइम बन जाएगा. क्या बन जाएगा? स्लेक लाइम. तो ये जो स्लेक लाइम है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर से रिलीज होता है. नाउ सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है जिंक ग्रैन्युल्स और सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक ग्रैन्युल्स और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो वो आपको चेंज इन टेम्परेचर देगा, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसमें राइज कर जाता है. जहां भी गैस निकलेगी बच्चों वहां पे राइज इन टेम्परेचर होगा ही होगा. नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट भी बनता है.
बच्चों प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो पीपीटी से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, पीपीटी इज फॉर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी टेस्ट ट्यूब में बनेगा जब रिएक्शन हो जाएगी और वो नीचे जाके बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब या वेसल में। वेसल क्या होती है, कटोरी टाइप होती है जिसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो पीपीटी क्या होगा, एक तरीके का प्रेसिपिटेट होगा, यानी एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो इनसॉल्युबल होगा और वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके आपके बैठ जाएगा। तो उसे पीपीटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उल्टे एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, उल्टे एरो से। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस में तो ऊपर की तरफ का एरो बनता है, प्रेसिपिटेट में नीचे की तरफ का एरो बनता है। तो आप पीपीटी भी ले सकते हो और उल्टा एरो भी बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चे लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से केमिकल इक्वेशन कहलाया जाता है, ठीक है। उसमें आपको पता चलिए क्या, ठीक है, ये आपके ए और बी क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, और सी और डी क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट करा जाता है किससे, एरो से। किससे सेपरेट किया जाता है, एरो से, राइट। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं आपकी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब होता है बच्चे लोग कि अगर नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के दोनों साइड पे इक्वल है, यानी जैसे जिंक एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है, तो अगर दोनों साइड पे इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सब सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का करनी क्यों जरूरी है, या बोले तो एक इक्वेशन को बैलेंस करनी क्यों जरूरी है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास, जो टोटल मास है एलिमेंट्स का, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी, यानी अनबैलेंस आपने समझी, अब पढ़िए अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, अनबैलेंस का मतलब है बच्चे लोग क्या, या तो एक या एक से ज्यादा अगर आपके एलिमेंट्स के जो एटम है अगर वो अनइक्वल है तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है टू सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हम एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे और उसे बैलेंस करेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। आप लोग एमसीक्यू में आपसे पूछ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये आपको सिंपल आयरन की दे रखी है, आयरन की रिएक्शन वाटर से दे रखी है। तो आयरन ऑक्साइड आपका क्या बना हुआ है और आपका क्या बना हुआ है, वो हाइड्रोजन गैस आपकी बनी हुई है। तो आपको बैलेंस करना है। तो पहले देखेंगे आयरन एक है, आयरन तीन है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन चार है, ठीक है। हम बारी बारी से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करा हमने, ऑक्सीजन चार करने के लिए वाटर में चार से मल्टीप्लाई कर दी। किससे मल्टीप्लाई कर दी बच्चे लोग, चार से। देखिए आपके सामने रिएक्शन अब जो बन के आई है वो क्या है, ये Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, चार हो गए। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ हो गए। कितने हो गए हाइड्रोजन, आपके आठ हो गए। तो हाइड्रोजन आठ करने के लिए यहाँ पे हमने इधर वाले हाइड्रोजन में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, चार से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, चार से। तो आपका 4H2 आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी आठ हो गए। पर आप एक चीज नजर मार रहे हैं कि यहाँ पे आपके ऑक्सीजन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा। यहाँ पे आयरन आपके तीन है, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जैसे 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2O। तो आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है सारे नंबर ऑफ एटम जो है वो दोनों साइड पे इक्वल हो गए, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। तो अनबैलेंस को बैलेंस कर लिया हमने। Now the next concept is how to make the chemical equation more informative। हम एक केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव या उनसे इंफॉर्मेशन कैसे गेटअप कर सकते हैं, बाय राइटिंग देयर फिजिकल स्टेट। हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स के और एलिमेंट के फिजिकल स्टेट लिखेंगे। जैसे कि गैस स्टेट में तो सिंबल लिखेंगे G, लिक्विड स्टेट में तो सिंबल लिखेंगे L, सॉलिड स्टेट में तो सिंबल लिखेंगे H, एक्वा स्टेट में तो सिंबल लिखेंगे AQ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये AQ क्या होता है, AQ इज एक्वस, यानी कि किसी भी चीज को आपने पानी में मिलाया हुआ है। जैसे किसी लिक्विड को, जैसे आपने सोडा को पानी में मिलाया हुआ है, आपने नमक को पानी में मिलाया हुआ है, तो आपने किसी भी चीज को अगर पानी में मिलाया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एक्वस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस। तो वो जो हम, और या क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन का मतलब क्या है कि आपने कितना टेम्परेचर दिया है, कितना प्रेशर दिया है केमिकल रिएक्शन को करने के लिए,
तो वो जो आप एरो बनाते हैं बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में, उस एरो के ऊपर आप लोग लिख देंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो भी आप कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे, कितना टेम्परेचर लिया है, कितना प्रेशर लिया है, राइट। Now next types of chemical reaction. The first type of chemical reaction is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं A प्लस बी गिव्स AB, तो यानी कि A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं AB, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से पढ़ी थी और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता, तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपको सिंगल प्रोडक्ट देंगे। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो पहली बात तो उल्टी होती है कॉम्बिनेशन के, यानी इस बार सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि AB टूटेगा, ये हमेशा आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, यानी कि हीट आपको देनी पड़ेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो डिकम्पोजिशन। कौन कौन सी? थर्मल, इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी हीट से होती है, किससे होती है? हीट से, उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करेंगे बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर to produce hydrogen and oxygen gas, so that is the electrolytic decomposition, that is the decomposition produced by electricity. Now फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जो आपकी सनलाइट से होती है, यानी which can be carried out by light, that is called photo decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे सिल्वर क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका सिल्वर बनेगा ग्रे कलर का, क्लोरीन गैस आपकी इवोल्यूट होगी, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज द फोटोलाइटिक रिएक्शन और द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं किसका? इस रिएक्शन का। दैट इज दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफर इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और जो आपका ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसे डिस्प्लेस करेगा, यानी हटा देगा, यानी सब्स्टिट्यूट करेगा एक, ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट उसे, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ भी से बोला जा सकता है। जनरली आप देख रहे हो रिएक्शन क्या है? A प्लस BC, यानी BC एक कंपाउंड था, A आपका एलिमेंट था, B जो था वो लेस रिएक्टिव था, तो A ने क्या करा? इसे डिस्प्लेस करा और C के साथ जाके अटैच हो गया, क्योंकि A की रिएक्टिविटी B से ज्यादा थी, तो रिएक्शन बन जाएगी AC प्लस B, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तभी पॉसिबल है जब एक की रिएक्टिविटी दूसरे से ज्यादा होगी। जैसे जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो वो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन अपने आप को सेपरेट कर लेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है बच्चे लोग, ठीक है। नाउ जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा थी, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, खुद अटैच होकर जिंक सल्फेट बना लिया और आपका कॉपर अलग हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो AB plus CD gives AC plus BD gives AC plus BD, then that reaction is called double displacement reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे लोग, बहुत जगह आप इसे प्रेसिपिटेशन में भी लिख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हैं, है ना। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई? बेरियम की रिएक्शन सल्फेट से हो गई, सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से हो गई, तो दैट इज कॉल्ड डबली डिस्प्लेस्ड रिएक्शन। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, this is also called double displacement reaction, but this is also called neutralization reaction, क्योंकि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो दैट रिएक्शन is also called double displacement reaction।
ठीक है बच्चे लोग। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है? वो सारी रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से होगी, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है आपका, ये एक तरीके का प्रेसिपिटेट है। क्या बच्चों, वो एक तरीके का प्रेसिपिटेट है क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में या वेसल में नीचे जाके बैठ जाएगा, राइट। द नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट एंड वाटर आपका बनता है। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट एंड वाटर आपका बनता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl plus H2O, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हो रही है तो सॉल्ट एंड वाटर आपका फॉर्म्ड हो रहा है, राइट। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है? रिडक्शन। पहली बात, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन कंपाउंड से रिमूव हो रही है, तो दैट इज उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है अगर किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रही है या किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलेंगे उसे? रिडक्शन। तो अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है पर खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी ये कौन से वाले होंगे? रिडक्शन वाले होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ये ऑक्सीडेशन वाले होंगे, है ना। तो ये उल्टे हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन वाला होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन वाला होता है। तो जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे? रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, सिंपल एग्जांपल है, इससे आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ जाएगा बच्चे लोग। CuO plus H2 gives Cu plus H2O, यानी कि देखो आपको नजर आ रहा है कि आपका कॉपर जो ऑक्साइड है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अब ऑक्सीजन रिमूव को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सिमिलरली बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके सामने मैंने सारे आंसर लिख के दे दिए हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी आउट कर लेंगे इस नोट्स को, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे बच्चे लोग, क्योंकि आपको पता है सारे नोट्स उसी पे आएंगे। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के कोई भी नोट्स आ सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल सागर बंसल पे ज्वाइन रहिएगा और यूट्यूब चैनल सागर बंसल को ज्वाइन करके रखिए, ताकि 8 से लेकर 12 तक की जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नाउ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिनके अंदर एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बच्चे लोग होती हैं, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से देखिए, जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। व्हाई? क्योंकि एनर्जी इसमें क्या होती है? रिलीज होती है। क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Respiration is an exothermic process because energy is released during this process, ठीक है। Now what are the next reactions? The next reactions are that is a quicklime। जब क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी आपकी रिलीज होती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में आपको पीछे बता रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, आपका स्लेक लाइम बन जाएगा, क्विकलाइम कन्वर्टिंग टू स्लेक लाइम। सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें हीट आपको सप्लाई करनी पड़ती है या एब्जॉर्ब्ड होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर डिकम्पोजिशन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देन दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। नाउ द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ।
इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे कोरोजन और रेंसिडिटी में। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस in which the metals eaten up gradually by the action of air, water, moisture on their surface। अब आपको पता है कोरोजन का मतलब है जंग लगना, क्या होना? रस्टिंग होना। आपको पता है कि मेटल की शीट के ऊपर एयर भी पड़ेगी, वाटर भी पड़ेगा, डस्ट भी पड़ेंगे, केमिकल भी पड़ेगी, रेन भी पड़ेगी, सनलाइट भी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से मेटल सरफेस आपका खराब हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोरोजन। और उसका दूसरा नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला बच्चों पेपर में पूछ ले जाता है, व्हाट इज रस्ट? तो रस्ट का फॉर्मूला पूछ ले जाता है, ये है बच्चे लोग रस्ट का फॉर्मूला 4Fe plus 3O2 plus H2O gives 2Fe2O3 dot XH2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसे क्या बोलते हैं? रस्ट का फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों लोग। तो एक बार आपका पेपर में रस्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए आ गया था एक पेपर में, बोर्ड के पेपर में, तो आप लोग इस रस्ट का फॉर्मूला याद कर लेंगे, Fe2O3 dot XH2O, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट एंड दिस इज नॉट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। नाउ जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी कि जो आयरन के ऊपर जंग लगना है बच्चे लोग, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो कोरोजन होना क्यों गलत है? कोरोजन होना इसलिए गलत है क्योंकि कोरोजन क्या काम करता है? आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट को क्या करता है? जैसे आपके रेलिंग्स हैं, कार बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं, शिप्स हैं, तो उनकी लाइफ को क्या कर देता है? बहुत ज्यादा खराब कर देता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो जाती है। अगर आपको बचाना है किससे? कोरोजन से, तो आप पेंटिंग करिए, ऑयलिंग करिए, ग्रीसिंग करिए, गैल्वेनाइजेशन करिए एंड सो ऑन। ना द कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, अगर आप कोरोजन करते हैं किसी सिल्वर मेटल का, यानी कि कोरोजन हो रहा है, आप देखते हैं कोरोजन सिल्वर मेटल का, ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है वो समझिएगा जरा। देखो जो सिल्वर मेटल है, अब वो क्या होता है? टार्निश, यानी कि डल हो जाता है कुछ टाइम के बाद एयर में। आपके पास कोई भी चांदी का सामान है तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है बच्चे लोग? खराब होना स्टार्ट हो जाता है, डल होना, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक सिल्वर कलर की लेयर जमनी स्टार्ट हो जाती है, सल्फाइड की लेयर जमनी स्टार्ट हो जाती है सरफेस पे। किसकी वजह से? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से। तो कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से होती है, तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। बच्चे लोग इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये कॉपर नहीं है, ये आपका सिल्वर है। क्या है ये आपका? सिल्वर। इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, इसे आप ठीक कर लेंगे इस वाले को। ये सिल्वर नहीं है आपका, क्या है बच्चे लोग? ये आपका सिल्वर है, यानी कॉपर नहीं है, सिल्वर है। एजी कर लेना इसे, है ना, एजी कर लेना इसे, सीयू की जगह एजी कर लेना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो सीयू की जगह आप एजी कर लेंगे, राइट। तो रेंसिडिटी, दैट इज द टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। अब रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी का मतलब होता है बच्चे लोग कि खाने का खराब हो जाना, यानी कि आपको पता है रात का खाना बाहर रखे रखे खराब हो जाता है, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स में जो खाना बना हुआ है, फैट्स और ऑयल्स में जो खाना बना हुआ है, अगर वो बाहर रखा रह जाता है तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे लोग? ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका भी, और वो रात को खराब हो जाएगा, ठीक है। तो खराब हो जाना यानी कि उसकी रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन से, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसे? रेंसिडिटी। क्योंकि जो आपका खाना है वो एक्सपोज रहता है, किससे? एयर से। जो खाना आपका फैट और ऑयल में बना हुआ है, ठीक है, हर खाने में फैट भी होता है, ऑयल भी होता है, तो जिसकी वजह से उसकी रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है उसकी। तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे किसी भी फूड को रेंसिडिटी से? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी आप उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग, यानी कि एक ऐसी पैकिंग करेंगे, नाइट्रोजन गैस में पैकिंग करेंगे, यानी वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी पैकिंग करेंगे जहां पे आपकी ऑक्सीजन ना जा पाए। पैकिंग रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन, यानी कि आप ऐसा खाना बनाइए, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए, और उस खाने को आप प्लेस कर सकते हैं किसमें? नाइट्रोजन गैस में। जैसे आपके फूड के पैकेट्स आते हैं, फूड चिप्स आते हैं, तो वो आपके नाइट्रोजन गैस में प्लेस्ड होते हैं। जो उनके अंदर गैस भरी हुई होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, तो यानी कि आप अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है? एक तो आपका खाना किससे बचेगा? लाइट से बचेगा, और दूसरा आपका खाना ऑक्सीडेशन से बचेगा, और उसका जो टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है, जिससे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहे, चलो खराब ना हो पाए, ठीक है। Now this is all about your chapter, that is chemical reaction and equation, right? So thank you students for listening this video, and get their PDF, get the chapter PDF from the Telegram channel सागर बंसल। आप सागर बंसल के Telegram चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस और सारे
पीडीएफ के अपडेट्स मिलते रहें, राइट। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के सभी बच्चों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को और टेलीग्राम चैनल सागर बंसल को, ताकि सारी पीडीएफ सारे नोट्स सबको मिलते रहें, राइट। सो हम है जिज्ञासा, ठीक है, जहां पे आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे, सारी फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे आप जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें जिज्ञासा क्लासेस को, और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 85350। आपको कोई अपना नाम दिए, आप अपना नाम लिखिए, इसको राइट लिखिए, राइट, अपनी और हमसे अपनी प्रॉब्लम साइंस, मैथ और रीजनिंग में आप पूछ सकते हैं कहीं से भी, राइट। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो सून कवर दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।